Friends, once again welcome on our YouTube channel. Today in thermodynamics, we will discuss about different laws from Planck's radiation law. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी के आज के लेक्चर में हम प्लांक विकिरण नियम से विभिन्न नियमों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लांक्स रेडिएशन लॉ या प्लांक के विकिरण नियम के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अब प्लांक विकिरण नियम का उपयोग करके हम वीन का नियम, रेले जीन्स का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, ये सारे नियम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि हमने कहा था कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ फ्रीक्वेंसी की हर रेंज में या आवृत्ति के हर परास के लिए मान्य है। इसलिए हम ये चेक करते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी में एंड हायर फ्रीक्वेंसी में क्या वास्तव में ये वीन लॉ एंड रेले जीन लॉ में चेंज हो जाता है या नहीं होता है। सो हियर वी डिस्कस अबाउट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो यहां पर हम प्लांक विकिरण नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इट मींस प्लांक्स रेडिएशन लॉ एंटायर फ्रीक्वेंसी के लिए या संपूर्ण आवृत्ति के लिए मान्य है या नहीं है, यह हमको चेक करना है। और वी कैन से हियर वी गेट डिफरेंट लॉज फ्रॉम प्लैंक्स फॉर्मूला, या हम यह कह सकते हैं कि प्लांक सूत्र से हम यहां पर विभिन्न नियमों को प्राप्त करेंगे। सो डिस्कशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और डिफरेंट लॉज फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और डिफरेंट लॉज फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो प्लांक विकिरण नियम से या प्लांक विकिरण सूत्र का प्रयोग करके विभिन्न नियमों को प्राप्त करना। दिस इज द प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो तरंग दैर्ध्य के पद में प्लांक विकिरण सूत्र हमारा u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 एक्सपोनेंशियल hc अपॉन लैम्डा kT -1 डी लैम्डा है। हियर u लैम्डा इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। यहां u लैम्डा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। यहां पर h प्लांक नियतांक, c विकिरण का वेग, k बोल्ट्जमान नियतांक, t परम ताप एवं लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान है। नाउ वीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लांक विकिरण नियम से या प्लांक विकिरण सूत्र से वीन का नियम। When the wavelength of radiation is very small, जब विकिरण की तरंग दैर्ध्य अत्यंत अल्प हो तो लैम्डा की वैल्यू
अगर बहुत कम है तो क्या होगा? e raised to h3 by lambda kt will be very much greater than 1, क्योंकि लैम्डा हमने कहा है बहुत कम है। इट मीन्स h3 अपॉन लैम्डा kt की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सो e raised to h3 अपॉन लैम्डा kt विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 1। तो चूंकि e raised to h3 by lambda kt की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, सो यहां पर e raised to h3 अपॉन lambda kt माइनस 1 को हम e raised to h3 अपॉन lambda kt से रिप्लेस कर देते हैं, या 1 को हम e raised to h3 अपॉन lambda kt की कंपैरिजन में नगण्य मान के छोड़ देते हैं। सो हियर वी ड्रॉप 1 since 1 is very much less than in comparison to e raised to h3 by lambda kt। so u lambda d lambda क्या हो जाएगा? 8 pi h3 upon lambda raised to 5 d lambda upon exponential h3 upon lambda kt। now let 8 pi h3 equal to a, because h is Planck's constant, c is the velocity of radiation which is also constant, so 8 pi h3 हमारा कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट कह देते हैं a। सो 8 pi h3 को हम a से रिप्लेस कर देते हैं एंड h3 by k is replaced by b। here k is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो h3 by k को हम नया नियतांक b कहते हैं क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट होगा, बिकॉज k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन विच इज आल्सो कांस्टेंट। सो hc अपॉन k पूरा कांस्टेंट है जिसको हमने b लिखा है। सो यहां पर 8 pi h3 की जगह आप a रखो एंड h3 by k को हम b से रिप्लेस कर देते हैं। सो u लैम्डा d लैम्डा क्या आ जाएगा? a अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 d लैम्डा अपॉन एक्सपोनेंशियल b अपॉन लैम्डा t, क्योंकि h3 by k हमारा b हो गया है तो ये क्या बन गया? e रेज़ टू पावर b अपॉन लैम्डा t और u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू a अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 एक्सपोनेंशियल minus b upon lambda t d lambda, and this is known as Wien's law। so it is known as Wien's radiation law। यहां वीन का विकिरण नियम है and it is also known as Wien's distribution law। इसे हम वीन का वितरण नियम भी कहते हैं। so Wien's radiation law या वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लो, वीन का विकिरण नियम कहें या वीन का वितरण नियम कहें, ये हमारा एक ही है जो कि u लैम्डा d लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 एक्सपोनेंशियल माइनस b अपॉन लैम्डा t d लैम्डा होगा। सो इन दिस वे वी कैन गेट द वीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो इस प्रकार हम प्लांक के विकिरण नियम या प्लांक के विकिरण सूत्र का प्रयोग करके वीन का नियम प्राप्त कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, रेले-जीन्स लॉ, रेले-जीन का नियम। सिंस प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज u lambda d lambda equal to 8 pi h3 upon lambda raised to 5 exponential h3 by lambda kt minus 1 d lambda। तो तरंग दैर्ध्य के पदों में प्लांक विकिरण सूत्र हमारा ये है। नाउ व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज वेरी लार्ज, जब विकिरण की तरंग दैर्ध्य अत्यंत अधिक हो या विकिरण की तरंग दैर्ध्य का मान
बहुत अधिक हो, इट मीन्स ई रेज टू एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू अगर निकाले तो वो क्या आएगी, ई रेज टू एच सी अपॉन लेमडा के टी विल बी इक्वल टू 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, और इसके आगे एच सी अपॉन लेमडा के टी की हायर पावर आएगी, पर हमने कहा है कि लेमडा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इट मीन्स 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हायर पावर हमारी बहुत छोटी हो जाएगी, उच्च घात अत्यंत अल्प होंगी। सो वी नेग्लेक्ट द हायर पावर ऑफ लेमडा, इसलिए लेमडा के उच्च घातों को हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया है। सो एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी विल बी नियरली इक्वल टू 1 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी। अब यहां से ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 निकाल लेते हैं, तो अगर इस 1 को हम लेफ्ट में भेजें तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा के टी। तो इसकी जगह हम एच सी बाई लेमडा के टी रख देते हैं। सो यू लेमडा डी लेमडा क्या हो जाएगा, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा रेज टू 5, तो हमने एज इट इज रख दिया है, एंड 1 अपॉन ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच सी बाई लेमडा के टी, क्योंकि ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 इज नियरली इक्वल टू एच सी बाई लेमडा के टी, तो ये हमारा एच सी बाई लेमडा के टी आ गया है, और ये डी लेमडा एज इट इज। नाउ एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, और एक लेमडा से हम लेमडा के पावर 5 को कैंसिल करेंगे, तो यहां पर लेमडा रेज टू 4 बच जाएगा। सो ये तो हमारा लेमडा की पावर 4 हो गया, एच सी हमारा कैंसिल हो गया, एंड के टी हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। सो यू लेमडा डी लेमडा क्या हो जाएगा 8 पाई के टी अपॉन लेमडा रेज टू 4 डी लेमडा। सो यू लेमडा डी लेमडा की वैल्यू हमको ये मिल गई है, एंड दिस इज नोन एज रेले-जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। यह रेले-जीन का विकिरण नियम कहलाता है। सो रेले-जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लेमडा रेज टू 4 डी लेमडा। तो रेले-जीन का विकिरण नियम हमारा ये होगा, या विकिरण के लिए रेले-जीन का नियम हमारा ये होगा। नाउ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन विस्थापन नियम। अब प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमको पता है, जो ये है। नाउ लेमडा को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, एंड ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 को भी न्यूमरेटर में ले लो। सो यू लेमडा डी लेमडा क्या हो जाएगा 8 पाई एच सी, 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 था, जो लेमडा रेज टू -5, 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1 था, जिसको हमने ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 होल पावर -1 कर दिया है, एंड डी लेमडा हमारा एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इफ लेमडा इक्वल टू लेमडा मैक्सिमम, सो अगर लेमडा की वैल्यू लेमडा मैक्सिमम के बराबर हो, देन मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा 0 होना चाहिए। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए प्रथम अवकलन का मान 0 होता है। सो डी बाई डी लेमडा ऑफ यू लेमडा इक्वल टू 0। सो इसका हम लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं, एंड इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम, डी बाई डी लेमडा ऑफ 8 पाई एच सी लेमडा रेज टू -5 ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 होल पावर -1 इक्वल टू 0। तो इसका हमको लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है,
एंड इक्वल टू 0 करना है। सो डी बाई डी लैम्डा ऑफ 8 पाई एच सी लैम्डा रेज टू -5 e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 होल पावर -1 इक्वल टू 0। सो हमको इसका लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करना है एंड इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा, सो 8 पाई एच सी हमारा कांस्टेंट है जिसको हम बाहर ले लेते हैं, एंड u इंटू वी मेथड हम लगाएंगे तो एक बार लैम्डा की पावर -5 का डिफरेंशियल करोगे एंड e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 होल पावर -1 हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, एंड सेकेंड टाइम हम इसका डिफरेंशियल करेंगे एंड लैम्डा पावर -5 हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशियल और एक बार ये कांस्टेंट और इसका डिफरेंशियल। सो ये क्या जाएगा 8 पाई एच सी एज इट इज हमने बाहर निकाल लिया, e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 होल पावर -1 कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट लैम्डा रेज टू -5 का अगर डिफरेंशियल करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशियल nx रेज टू n -1, सो लैम्डा रेज टू -5 का डिफरेंशियल क्या होगा -5 लैम्डा रेज टू -6 प्लस सेकेंड टाइम लैम्डा रेज टू -5 कांस्टेंट, तो हमारा कांस्टेंट और इसका हमको डिफरेंशियल करना है। सो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x का होता है -1/x², या फिर मैं लिख देता हूं इसको -1 मेरा आगे आ गया e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 होल पावर -2। सो ये हो गया। अब मेरे को e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 का भी डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल 0 एंड e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी का अगर e की पावर x का डिफरेंशियल करें तो e रेज टू x मिलता है। इट मीन्स e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी का डिफरेंशियल e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी। अब हमको एच सी बाई लैम्डा के टी का डिफरेंशियल करना है, सो एच सी अपॉन के टी कॉन्स्टेंट एंड 1 अपॉन लैम्डा का -1 बाई लैम्डा स्क्वायर, तो एच सी बाई लैम्डा के टी का लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया -hc अपॉन लैम्डा स्क्वायर के टी एंड इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशियल करने पर हमको ये मिल गया है। अब हम क्या करते हैं 8 पाई एच सी को 0 के नीचे ट्रांसफर कर दो, तो ये वैल्यू बची हुई है। अब यहां से एक तो हमारे पास में e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 होल पावर -1 कॉमन है, मीन्स 1 अपॉन e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 को हम कॉमन ले लेते हैं, एंड साथ में हम यहां पर लैम्डा रेज टू -6 है और यहां पर लैम्डा रेज टू -5 है, तो लैम्डा पावर -6 आप कॉमन ले लो, तो वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा रेज टू 6। सो कॉमन हमने क्या लिया है 1 अपॉन लैम्डा रेज टू 6 इंटू 1 बाई e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 एंड 8 बाई एच सी अभी हमने 0 के नीचे ट्रांसफर नहीं किया है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। सो 8 बाई एच सी यहां से एज इट इज आ गया, यहां से हमने 1 अपॉन लैम्डा रेज टू 6 इंटू 1 अपॉन e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 कॉमन लिया है, तो ये पूरा मेरा कॉमन आ गया, यहां पर बच गया -5, सो -5। अब एक पावर आपने बाहर ली है, सो यहां पर 1 अपॉन e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी -1 बचा हुआ है जो हमने ये लिख दिया, साथ में e रेज टू एच सी बाई लैम्डा के टी बचा हुआ है जो ये आ गया, ये -1 और ये -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, सो प्लस। अब क्या बचा हुआ है एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के टी, क्योंकि आपने 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 6 कॉमन लिया था, तो 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 यहां से हमको मिला एंड 1 बाई लैम्डा यहां से मिला, तो 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 6 जब आप कॉमन लेते हो तो यहां पर ओनली हमारे पास में एच सी अपॉन लैम्डा के टी बचेगा,
तो प्लस एच सी बाई लेमडा के टी। तो इसमें से अगर हम 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा रेस टू 6 ई रेस टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास में बचता है -5 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी इंटू एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 एंड इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है और इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स आइदर दिस क्वांटिटी विल बी 0 और दिस क्वांटिटी विल बी 0। 8 पाई एच सी हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 नहीं हो सकता। सो 1 अपॉन लेमडा हमारा 0 होना चाहिए या फिर लेमडा की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए, पर लेमडा की वैल्यू कभी भी इंफिनिटिव नहीं होगी। इट मीन्स ये फैक्टर हमारा 0 नहीं है एंड इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स अगर ये 0 नहीं है तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। सो सिंस लेमडा इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटिव, चूंकि लेमडा का मान अनंत नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टर हमारा 0 नहीं होगा, सो ये फैक्टर हमारा 0 होगा। सो एच सी अपॉन लेमडा के टी ई रेस टू एच सी बाई लेमडा के टी डिवाइडेड बाय ई रेस टू एच सी बाई लेमडा के टी -1 इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये हमारा 0 है तो -5 को हम 0 के राइट में ट्रांसफर करते हैं तो ये हमको ये वैल्यू मिल गई। नाउ लेट एच सी बाई लेमडा के टी इक्वल टू एक्स। तो एच सी बाई लेमडा के टी को अगर हम एक्स माने देन ये हमारा x हो गया, ये हो जाएगा e रेस टू एक्स एंड नीचे e रेस टू एक्स -1। सो x e रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय e रेस टू एक्स -1 इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इस समीकरण का हल ज्ञात करके x का मान ज्ञात करें तो क्या आएगा? By using the approximation method, the value of x is found to be 4.995। सन्निकट विधि का प्रयोग करके यदि हम x का मान ज्ञात करें तो हमें x का मान 4.995 प्राप्त होता है। तो सन्निकट विधि या एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके अगर इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमको 4.995 मिलती है। इट मींस अगर x की जगह मैं 4.995 रखूं तो क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा के टी इज इक्वल टू 4.995 और ये जब d बाई डी लेमडा ऑफ यू लेमडा इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हमको मिलता है एंड डी यू लेमडा अपॉन डी लेमडा 0 कब होगा? व्हेन लेमडा इक्वल टू लेमडा मैक्सिमम। और ये हमने डी यू लेमडा बाई डी लेमडा इक्वल टू 0 करके निकाला है। इट मीन्स यहां पर लेमडा की वैल्यू लेमडा मैक्सिमम है। सो एट एक्स इक्वल टू 4.995 लेमडा इक्वल टू लेमडा मैक्सिमम। सो x बराबर 4.995 पर लेमडा का मान लेमडा मैक्सिमम होता है तो इस लेमडा की जगह आप लेमडा m रखो। सो एच सी अपॉन लेमडा मैक्सिमम के टी इक्वल टू 4.995। सो एच सी अपॉन लेमडा मैक्सिमम के टी इक्वल टू 4.995। नाउ यहां से हमको लेमडा m इंटू टी मिलेगा एच सी अपॉन 4.995 के। सो लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू एच सी अपॉन 4.995 के। हियर के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के बोल्ट्जमान नियतांक है, h
इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h प्लैंक नियतांक है, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, c विकिरण का वेग है जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम c की जगह 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड रख देते हैं। इसी टाइप से h एंड k की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। अब h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, 4.995 कांस्टेंट एंड k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट होगा जिसको हमने b लिखा है। सो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू b, विच इज अ कांस्टेंट, जो एक नियतांक है। दिस इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यह वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। हियर बी इज वीन्स कांस्टेंट, यहां बी वीन नियतांक है और इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम h, c एंड k की वैल्यू रख देते हैं। सो b इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34, h की वैल्यू रख दी, इंटू 3 इंटू 10⁸, c की वैल्यू हमने रख दी, डिवाइडेड बाय 4.995 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट k की वैल्यू भी हमने रख दी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो b की वैल्यू हमको क्या मिलती है, 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वीन्स कांस्टेंट, यह वीन नियतांक का मान है। सो b की वैल्यू हमको ये मिल गई है तो इस b की जगह हम ये रख देते हैं। सो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू 2.90 इंटू 10⁻³ नाउ लास्ट वन इज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ और स्टीफन लॉ। तो अंत में हम स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम या स्टीफन का नियम ज्ञात करते हैं। सिंस द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, चूंकि आवृत्ति के पदों में प्लैंक विकिरण नियम या प्लैंक विकिरण सूत्र हमारे पास में है, u न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब e रेज़ टू h न्यू अपॉन kt माइनस 1 d न्यू। सो दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यह आवृत्ति के पदों में प्लैंक विकिरण सूत्र है। इफ द स्पेक्ट्रल इमिसिविटी इज e न्यू and energy density is u nu, यदि स्पेक्ट्रम में उत्सर्जकता e nu हो या ऊर्जा घनत्व u nu हो तो e nu इक्वल टू 1/4 c u nu एंड u nu की वैल्यू 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब e रेज़ टू h न्यू बाई kt माइनस 1 है। सो e nu क्या आ जाएगा, ये e न्यू डी न्यू क्या आ जाएगा 1/4 c एंड u न्यू की जगह हम u न्यू डी न्यू रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे यहां आ जाएगी। नाउ 4 से इस 8 को कैंसिल करो तो यहां पर 2, c से इस c क्यूब को कैंसिल करो तो यहां पर c स्क्वायर, तो e न्यू डी न्यू क्या हो जाएगा 2 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c स्क्वायर e raised to h nu by kt minus 1 d nu. So this is the value of e nu d nu. Now the total radiated energy of all the wavelength from the body, वस्तु या कृष्णिका से सभी तरंग दैर्ध्य के लिए उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा, सो टोटल एनर्जी अगर निकाले तो वो क्या आएगी, इक्वल टू इंटीग्रेशन
जीरो टू इन्फिनिटिव ई न्यू डी न्यू, एंड ई न्यू डी न्यू हमारा ये है, तो इसका हमको जीरो से इन्फिनिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज में इंटीग्रेशन करना है, जीरो से अनंत आवृत्ति परास में हमको समाकलन करना है। सो E इक्वल टू 2 पाई h अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट जो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय e रेज टू h न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E। नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। लेट h न्यू बाई के टी इक्वल टू x, सो न्यू इक्वल टू के टी एक्स अपॉन एच, और अगर हम इसका डिफरेंशियल करें सो डी न्यू इक्वल टू के टी अपॉन एच डी एक्स, सो डी न्यू इक्वल टू के टी बाई एच डी एक्स। नाउ इसके अंदर हम ये सारी वैल्यू रख देते हैं, सो एच न्यू बाई के टी हमारा x हो जाएगा, सो दिस विल बी ई रेज टू एक्स, डी न्यू हमारा के टी अपॉन एच डी एक्स होगा, एंड न्यू की जगह आप के टी एक्स अपॉन एच रख दो, एंड लिमिट की बात करें सो अगर हमारा न्यू जीरो है सो एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, एंड अगर हम न्यू की जगह इन्फिनिटिव रखें तो एक्स हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। इट मीन्स लिमिट अभी भी हमारी जीरो से इन्फिनिटिव रहेगी। सो E इक्वल टू 2 पाई h अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव, न्यू की जगह हम के टी एक्स अपॉन एच रखेंगे, सो 2 पाई h अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव, न्यू की जगह के टी एक्स अपॉन एच रखोगे, सो यहां पर न्यू क्यूब है, इट मीन्स के क्यूब टी क्यूब अपॉन एच क्यूब इंटू एक्स क्यूब, सो के क्यूब टी क्यूब अपॉन एच क्यूब इंटू एक्स क्यूब, और यहां पर हमारा x आ गया, सो ई रेज टू एक्स माइनस वन, ई रेज टू एक्स माइनस वन, एंड डी न्यू की जगह के टी अपॉन एच डी एक्स रखना है, सो के टी अपॉन एच डी एक्स। नाउ ये h और ये h ये कैंसिल हो गए, सो यहां पर के टी और यहां पर के क्यूब टी क्यूब, मीन्स ये क्या हो जाएगा के रेज टू 4 टी रेज टू 4, सो ये वैल्यू हमारी क्या चेंज हो जाएगी, E इक्वल टू 2 पाई अपॉन सी स्क्वायर, h से h कैंसिल हो गया था, सो h क्यूब एज इट इज, के क्यूब टी क्यूब इंटू के टी के रेज टू 4 टी रेज टू 4, एंड इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटिव एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू पाई रेज टू 4 अपॉन 15, तो इसकी जगह पाई रेज टू 4 अपॉन 15 रखो, तो E क्या आ जाएगा 2 पाई के रेज टू 4 टी रेज टू 4 अपॉन सी स्क्वायर एच क्यूब इंटू पाई रेज टू 4 अपॉन 15, सो ये वैल्यू हमको मिल गई है। नाउ ये पाई और ये पाई रेज टू 4, सो पाई रेज टू 5 हो जाएगा, सो E इक्वल टू 2 पाई रेज टू 5 के रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 15 सी स्क्वायर एच क्यूब इंटू टी रेज टू 4। अब ये पूरा हमारा कांस्टेंट है क्योंकि पाई इक्वल टू 3.14, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, तो ये सारे कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम एक नया कांस्टेंट रख देते हैं सिग्मा, सो सिग्मा इक्वल टू 2 पाई रेज टू 5 के रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 15 सी स्क्वायर एच क्यूब एंड टी रेज टू 4 एज इट इज, तो इसको अगर हम सिग्मा से रिप्लेस करें सो E इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, सो E इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, एंड दिस is known as Stephen's law.
यह स्टीफन का नियम कहलाता है। नाउ स्टीफन लॉ हमारा था इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4 और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू 4। इट मीन्स according to Stephen's law, the total energy emitted by a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। तो स्टीफन के नियमानुसार किसी कृष्णिका से उत्सर्जित कुल ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। सो E is directly proportional to T raised to 4। नाउ सिग्मा हमारा ये था। अब यहां पर हम K, पाई, C एंड H की वैल्यू रखें। सो सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 3.14 होल पावर 5 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 इंटू 10⁸ होल पावर 2 इंटू 6.62 इंटू 10⁻34 होल क्यूब। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो सिग्मा या स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन रेज़ टू 4। तो स्टीफन नियतांक का मान हमें यह प्राप्त होता है एंड जूल पर सेकंड को हम वॉट लिख सकते हैं। सो सिग्मा क्या आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तो यहां स्टीफन नियतांक का मान है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टीफन लॉ, वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रेले जीन्स लॉ को प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला से किस टाइप से आप प्राप्त कर सकते हो वो सारा हमने स्टडी किया है। सो गुड बाय।